Hi everyone. A very good evening. How are you all? Are you all good? Okay. So मैंने कल बोला था जाते हुए कि मैं 2 क्वेश्चंस लाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आप लोगों को घर से अटेम्प्ट करके लाने हैं सेक्शन 7 एंड 8 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ना पेट क्वेश्चंस बन चुके हैं सेक्शन 7 और 8 के, और क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सिमिलर आएंगे, अगर आएंगे तो कुछ एक आधी चीज इधर उधर होगी। जो मैं क्वेश्चंस देने लगी हूँ आप लोगों को घर से अटेम्प्ट करके लाने हैं, लिख लो प्लीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गायब हो गया, एक सेकंड वहीं पे। हाँ, A agrees to sell. A agrees to sell to B. A agrees to sell to B 100 bags of flour. फूल नहीं, flour. 100 bags of flour which are in his storeroom. Which are in his storeroom. Before the date of delivery. Before the date of delivery. The storeroom of A. The storeroom of A got flooded with water. Before the date of delivery, the storeroom of A got flooded with water. Stop. Consequently, the 100 bags of flour, get destroyed. Get destroyed. Does B have any right? Does B have any right against A? Does B have any right against A? Discuss along with section 8 of Sale of Goods Act. Discuss along with section 8 of Sale of Goods Act. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आटा वो बोला? On the bargain, next question है, on the bargain for the purchase, रुको एक सेकंड बस। Yes, on the bargain for the purchase of a horse, comma, the horse was delivered to the buyer. The horse was delivered to the buyer, comma, upon trial for 8 days. Upon trial for 8 days, comma, the agreed price being rupees 5,000. The agreed price being rupees 5,000. Stop. If found suitable for the intending buyer's purposes, comma, the bargain was then to be absolute. The bargain was then to be absolute. Stop. The horse died without fault of either party within 8 days. The horse died without the fault of either party within 8 days. Stop. Decide whether the intended buyer
is liable to the price buyer, intended buyer is liable to the price with reference to sections, with reference to section buyer price with reference to the section or sections of SOGA and sections of SOGA and case law if any, and case law if any. ऊपर वाला दिल्ली में भी आया हुआ है, हरियाणा में भी, नीचे वाला हरियाणा में आया हुआ है लास्ट. ठीक है, नफ घर से करके लाएंगे आप और आप मुझे चेक करवा सकते हैं. कैन वी मूव अहेड? ओके, यस प्लीज. जी, uncertain goods. स्पेसिफिक होने चाहिए. आप देखो ना सेक्शन 7 का एसेंशियल क्या था राजीव? बस तो अनसर्टेन पे नहीं लगेगा ये. कल हमने एग्जांपल्स भी करी थी. कौन सी करी थी? अच्छा निखिल, आपका फर्स्ट लेक्चर है ना सोगा का, पहले नहीं ना लगाए तो आज कैसे समझ आएगा? प्लीज लगाना, मुश्किल हो जाएगा समझना. ठीक है, तो आप देखो सेक्शन 7 का एसेंशियल है, स्पेसिफिक गुड्स. हमने कौन सी एग्जांपल करी थी कल? हाँ कॉटन वाली. हाँ 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 हाँ. क्या 500 पड़ी है? नहीं वो वाली नहीं, एक और करी थी. हाँ 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 हाँ, पूरे गोडाउन में आग लगी सारे सामान को, लेकिन हमारा स्पेसिफिक थोड़ी था वहां पे. वो वाली एग्जांपल तब वहां पे सेक्शन 7 पिक्चर में नहीं आता. यस, ये लिखवाई भी थी लाइन मैंने डिक्टेशन में. ठीक है प्रीति, और आप लोग भी घचा घचा रिवाइज कर लिया करें. जब रिवाइज करेंगे तो ऐसे का कोई भी सवाल आएगा तो साथ ही खत्म हो जाएगा, वरना वो सवाल 100 साल बाद भी रह जाएगा. ठीक है, ओके ओके. वी स्टार्टेड आवर जर्नी. सबसे पहले सेक्शन हिस्ट्री से शुरू करा हमने. पहले क्या था? कौन सा बंदा था यार जिन्होंने पुराना अपना इंग्लिश वाला लॉ दिया था? सर मैकेंजी चार्मर्स. सर मैकेंजी चार्मर्स 3 लॉ दिए थे, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, मेरीन इंश्योरेंस वाला और इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट. हमने क्या करा, हमारे को इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कॉपी करके हमने अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना लिया. इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बनाया, नाम से बनाया 1930, है ना. लेकिन उसके बाद हमें जी लगा कि इंडियन वर्ड हटा देना चाहिए. 1963 में इसके अमेंडमेंट करके हमने इंडियन वर्ड हटा दिया. क्यों हटाया? क्योंकि हमें लगा अब तो इंडिपेंडेंस हो चुकी है, अभी अलग नाम की क्या जरूरत है. ठीक है, अब जो इंग्लैंड वाला जो लॉ था उनका इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो भी खत्म हो गया. उसके बाद उन्होंने अपना सेल एंड सप्लाई वाला एक्ट बना लिया. ठीक है, यही था. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया. ओके ओके, या क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है? हमने देखा यार नहीं, एग्जॉस्टिव तो नहीं है. क्यों नहीं है? हमने देखा यार 2 क्लॉज. आपकी भी पुरानी क्लासेस लेती है ना, लगा लेना प्लीज. ठीक है, प्रियम्बल से पता लगा हमें, सेक्शन 3 से पता लगा हमें, और 2 क्लॉज 15 से पता लगा. ठीक है, 2 क्लॉज 15, सेक्शन 3 एंड प्रियम्बल से तीनों से पता लगा यार एग्जॉस्टिव नहीं है, ये तो हेल्प मांगता फिरता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका पेरेंट एक्ट हो गया था. उसके बाद हम आ गए सेक्शन 4 पे. ठीक है, अच्छा इसके कितने चैप्टर्स थे बताना जरा. 5 कहां से हुए एक बार राजेंद्र? अगले पिछले छट नहीं देते, कोई और आग दी गल कर रहे हो. अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ जी, सबसे पहला कौन सा था? अच्छा सेक्शन नंबर बता दो चलो, कितने सेक्शंस? पक्का? कितने चैप्टर? 7 चैप्टर, 66 सेक्शंस. ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा था और लास्ट कौन सा था? खत्म. बीच वाले 5 बचते थे. पहला मतलब सेकंड चैप्टर नंबर 2 एसेंशियल्स वगैरह सारा कुछ. ठीक है, सेकंड में देख लो यार, इफेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, थर्ड नहीं है यार, मैं उल्टा बोल रही हूँ, मुझे फोर्थ बोलना चाहिए. हाय, हाँ चैप्टर नंबर 4 है. हम जो छोड़ देते हैं उसके कारण गलत बोल रहे हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है? 2 बताओ. चैप्टर नंबर फॉर्मेशन. चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 5
अनपेड सेलर चैप्टर नंबर 6, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा बनता कैसे, फिर हमने देखा उसका असर क्या होगा, फिर उसको परफॉर्म कैसे करना है, फिर पिक्चर में क्या आया, अनपेड सेलर पिक्चर में आया, फिर आगे ब्रीच हो गया। तो क्या, ये 5 चीजें आई थी पिक्चर में, है ना। अब मनजोत आपके पुराने लेक्चर रहते होंगे ना। आई नो, आई थॉट यू ड्रॉप्ड इन बिटवीन। ओके, सो द फैक्ट रेगुलर, हाँ प्लीज डू, अदरवाइज ना प्लीज घर पे पुराने लेक्चर्स लगा लेना साथ साथ, ठीक है, इट विल हेल्प यू इमेंसली, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू डील विद व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आज ऑल्दो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर ऑल द न्यू पीपल हु आर सिटिंग इन द क्लास। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हमने 8 तक खत्म कर दिए हैं कल, है ना। सेक्शन 4 में क्या थे, चल 5 में क्या था, सेल फॉर्मेलिटीज वगैरह सारी, 6 में एग्जिस्टिंग कैसे, फ्यूचर कैसे, 7 में बिफोर बिफोर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 8 में, ठीक है, आफ्टर अग्रीमेंट बिफोर सेल, है ना। अच्छा, दोनों किसकी एप्लीकेबिलिटी, दोनों की स्पेसिफिक गुड्स पे एप्लीकेबिलिटी थी। केस का नाम क्या था 8 के, एल्फिक वर्सेस बांस, एल्फिक वर्सेस बांस, नाम याद रखना, आज ही केस, आज ही मैंने क्वेश्चन दिया इसका, ठीक है। ओके, सो कैन वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 9 टुडे। ठीक है, बैरक खोलिए सेक्शन नंबर 9। मेरा बैरक के कुछ पेजेस गिराई हूं मैं, 9 के बाद सीधा 26 आ रहा है, तो चाहिए होगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 9 के ऊपर लिखा क्या हुआ है, सबसे टॉप पे द प्राइस। तो आप एक चीज समझिए, 9 जो है ना, 9 से हमारा प्राइस वाला पूरा पोर्शन, देखो ना हर बारी, क्या अगर मैं पैसे लेट देती हूं, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मुझे पैसे कब देने हैं, पैसे कौन डिसाइड करेगा, अगर डिसाइड नहीं करते तो क्या, ये सारी चीजें केटर्ड विद है इन सेक्शन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, कि पैसे नहीं देते तो क्या, कौन डिसाइड करेगा, कितने देने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैसे कैसे डिसाइड करे जा सकते हैं, क्या ये एक कंडीशन की तरह ट्रीट होगा, क्या ये एक वारंटी की तरह ट्रीट होगा, ये दोनों टर्म्स क्या है, इनको आई विल एक्सप्लेन टुडे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं हमें सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में। ठीक है एवरीवन, प्लीज कम टू द बेयर एक्ट वंस। ascertainment of price, the price in a contract of sale may be fixed by, अब ये तरीके हैं कैसे कैसे फिक्स हो सकता है। आपको याद होगा सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है यार सर्टेनिटी होनी चाहिए, पहले तो अनसर्टेन है तो हमारा वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट, तो सर्टेनिटी के लिए हम ये नहीं कह सकते देख लेंगे पैसे। okay? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच शुड बी डिसाइडेड। ठीक है, सर्टेनिटी बनाने के लिए अमाउंट हैज टू बी डिसाइडेड, अदरवाइज इट विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 29 आईसीए, राइट। तो इसीलिए ये सेक्शन है, आ जाओ कैसे कैसे डिसाइड होता है वो बताए गए हैं आगे, लेट अस रीड। द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, पहला कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड कर लो, और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय अग्रीड। कैसा देयर बाय अग्रीड, एज इन हुआ क्या, हमने डिसाइड करा यार ये चीज ना जो मार्केट प्राइस होगा ना हम उतने में बेचेंगे, जब मैं बेचूंगी आपको अगले महीने जो मार्केट प्राइस होगा उसमें बिक जाएगी। ठीक है, तो दिस इज, हमने क्या टर्म यूज करी है, मैनर देयर बाय अग्रीड। तो मैनर क्या है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। ठीक है, और मे बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, हो सकता है पार्टीज का हर महीने का काम है, हर दिन का काम है। ठीक है, दूध की डेयरी में दूध, डेयरी से दूध जाना है, किसी बेकरी में जाना है, वो रोज जा रहा है, रोज कॉन्ट्रैक्ट में पैसे नहीं लिखे जा रहे हैं, ना पैसे डिसाइड हो रहे हैं, फिक्स है इतने का ही आता है, इतने का ही जाता है। ठीक है, तो रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग के हिसाब से पैसे डिसाइड हो सकते हैं, या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे डिसाइड हो सकते हैं, और तीसरी चीज इन एनी मैनर देयर बाय अग्रीड। तो 3 तरीके हैं, पेपर में ऑप्शन आएंगे प्री में, चौथा ऑप्शन जो भी होगा वो गलत होगा। ठीक है एवरीवन, चले आगे। ठीक है, क्लॉज 2 पे आइए, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटर्मिन्ड,
इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजंस, फोरगोइंग होते हैं ऊपर वाले, है ना, फॉर्मर्स, जो FORE वाले सारी चीजें होते हैं ना, वो सारी ऊपर वाली रह जाती हैं, ठीक है, मतलब उसका मतलब होता है पहले वाला, पिछले वाला. Where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. Simple. अगर ऊपर वाले तरीके से नहीं डिसाइड कर लो तो फिर रीजनेबल प्राइस रख लेंगे. रीजनेबल क्या होता है वो मैं आपको इस सेक्शन, इस बैरा के एंड में जाके बताऊंगी, 63 में जाके, ठीक है. ओके, आप कर चुके पहले, आपका वैसे हो चुका है एक बार सेलो गुड. अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है. आई एम ग्लैड आपको याद है, मुझे नहीं याद आ रहा. 62 ऐसे लग रहा था. ओके. द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस. व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये प्री में आता है बहुत बार. व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, एनीथिंग लाइक दैट. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट प्री का क्वेश्चन वहीं पे मार्क कर लो बैरक पे, ठीक है एवरीवन. is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. अब सवाल आता है यार ये question of fact क्यों बोला इसे, why not mixed question of law and fact. बिकॉज आप देखो इस केस में कि प्राइस कितना है, लॉ ने हमें अपनी छेड़छाड़ भी नहीं करी है, लॉ ने कहीं छीटा भी नहीं दिया अपना इस चीज का कि प्राइस मेरे अकॉर्डिंग डिटरमिन करो, या प्राइस इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो इट इज मियरली गोइंग टू डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी अ रीजनेबल प्राइस. डन एवरीवन, ठीक है. क्लॉज आपका सेक्शन नंबर 9 जो है वो इतनी ही चीज की बात कर रहा है जो हमारा अब कवर हो गया है, ठीक है. ओके, इसके बाद हम आते हैं 10 पे आ जाओ. राइट, 10 पे आ जाओ. अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन. वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. अब हुआ क्या, हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है. यहां पे टर्म देखो क्या यूज है, वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल किस चीज का हुआ है कि यार पैसे जो डिसाइड करने ना वो एक थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी. हमें आइडिया नहीं है, सी अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेशन दैट इज डन बाय द थर्ड पार्टी. अब थर्ड पार्टी क्या करती है, दो चीजें, कैन नॉट या डज नॉट. करती नहीं है या कर नहीं पाती है, फर्क है दोनों में, ठीक है. कर नहीं पाती कब नहीं कर पाएगी, सेलर ने पंगा डाल दिया या बायर ने कोई पंगा डाल दिया. करती नहीं है अपनी मर्जी से, कर नहीं पाती है दो चीजों के कारण, सेलर के कोई क्लेश के कारण या बायर के कोई क्लेश के कारण. अब इस चीज को बैरा के साथ देखो, आ जाओ समझ आई यहाँ तक बात क्या बोला मैंने. कर नहीं, डज, हाँ आई एम सॉरी, यस 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 यस, करती नहीं है और कर नहीं पा रही है, ठीक है. आ जाओ एक बार बैरक से देखो. वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement thereby is avoided. क्योंकि अभी हमने रखा क्या था, the third party is going to determine, ठीक है. अब थर्ड पार्टी अगर नहीं करती है, नहीं कर पा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा. इतनी सी बात आपको यहाँ पे बोली गई है, क्योंकि हम जानते हैं कंसिडरेशन इज द बेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और कंसिडरेशन ही अगर डिसाइड नहीं हो रही है तो अनसर्टेनिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा एज पर सेक्शन 29 आईसीए, ठीक है ना. अनसर्टेनिटी के बेसिस पे 29 आईसीए के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे डिसाइड करने थे जिस पार्टी ने, वो नहीं कर पा रही है. यहां तक ठीक है. थर्ड पार्टी कैन बी डिसाइडेड पॉसिबली, वी आर न्यू इन ट्रेड, ठीक है. वी हैव अपॉइंटेड अ पर्सन, it can be any person that can be appointed as a third party to help us decide our consideration. Third party can be any person who has the knowledge about that trade generally, because we are not unable to determine the price. Inability on our part, or confusion on our part, or fight, dispute, we appoint a third party that she is going to tell us, ठीक है. Okay, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price thereof.
आईबरो ने क्या बोला है, अगर कोई गुड्स या उसका पार्ट का अप्रोप्रिएशन अगर हो चुका है, हमने अभी क्या पढ़ा, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं कि यार अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी सेल नहीं हुई है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। अग्रीमेंट टू सेल के बाद हो सकता है कुछ चीजें मैं डिलीवर कर पाऊं, पहले कर दूं, ठीक है, ये बोल दूं आपके पास अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। हम जानते हैं कि अग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। ओनरशिप पूरी ट्रांसफर होने से पहले पहले भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था ओनरशिप का डिलीवरी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है। दे आर वेरिड कॉन्सेप्ट्स, दे कैन नॉट बी जक्सटापोज्ड, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी कि यार टर्म देखो क्या यूज है यहाँ पे, पहली लाइन कह रही है where there is an agreement to sell, उसके बाद प्रोवाइजो पे आ जाओ, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriation has been done by the buyer। अप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब अगर देखा जाए तो अप्रोप्रिएशन एक वो चीज हो जाती है, मैंने आपको कॉल करके बोल दिया कि योर गुड्स आर पैक्ड, where do you want me to deliver them or are you going to pick them, this is in layman language appropriation। अप्रोप्रिएशन का अगर पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से मतलब निकाला जाएगा, जो मैं आपको सेक्शन 23 में भी पढ़ाने वाली हूं, ठीक है, सेक्शन 23 सेक्शन 25 अप्रोप्रिएशन वर्ड यूज होगा, तो वहां पे अप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब जो इस बेरा के अकॉर्डिंग बनता है वो रहता है द स्टेप फर्दर देन असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स। असर्टेनमेंट कर लिए, स्पेसिफिक हो गए, असर्टन करने के बाद उसके अगला स्टेप जो रहता है उसको हम अप्रोप्रिएशन का नाम दे देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो आप देखो इस हिसाब से, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer and the buyer has appropriated them, has given, supposedly appropriation is basically, आप उसको अगर लीगल लैंग्वेज में पढ़ना चाहो तो मैं उसको कंसेंट का एक फॉर्म बोल दूंगी, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंसेंट व्हेन इट कम्स टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हामी भरना, ठीक है, हामी भरना इज अप्रोप्रिएशन। ही शैल पे रीजनेबल प्राइस देयरऑफ। अब देखो हो सकता है थर्ड पार्टी ने पैसे डिसाइड नहीं करे, लेकिन कुछ चीजें जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं उनका क्या, तो उनके लिए रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, और रीजनेबल प्राइस क्या होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच। जो चीज डिलीवर हो चुकी है, कुछ पार्ट, या अगर पूरी डिलीवरी पहले हो चुकी बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी, उन उस चीजों के लिए जो डिलीवर हो चुकी है, देयर हैज टू बी प्राइस पेड एंड दैट प्राइस हैज टू बी अ रीजनेबल प्राइस, दैट इज इट। यस यस, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, अब नहीं ना कर पा रही तो तभी तो रीजनेबल बोल दिया, थर्ड पार्टी को बोला था उसने नहीं करा, कुछ चीज तो चली गई थी, उसका क्या करे, अब तो रीजनेबल दे दो फिर, ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। इसके बाद आप आ जाइए क्लॉज 2 पे, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, ये वाला वो कर नहीं पा रही है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ इसने कोई क्लेश डाला, इसका फॉल्ट है या इसका फॉल्ट है। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट may maintain a suit for damages against the party in fault। तो ऑब्वियसली जिसकी गलती होगी दूसरी पार्टी उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, ठीक है, इन दिस सेक्शन, दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, हम ना जनरली पैसे की चीज को वारंटी की तरह ट्रीट करते हैं, ये जनरल रूल। इसका मतलब क्या होता है, अगर पेमेंट 11 तारीख को होनी थी बट मैंने 11 को नहीं करी, 13 को कर दी, 15 को कर दी, हम मानकर चलते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ गया, कोई बात नहीं है। आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म कर दो इस बेसिस पे, मियरली इस बेसिस पे कि यार इसने तो पेमेंट इतने तारीख को करनी थी, इतनी तारीख को इसकी पेमेंट आई नहीं है, तो पूरा का पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जुलूस नहीं निकाल देते हैं, खत्म नहीं कर देते हैं पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, आपके दो वर्ड्स यूज होते हैं, ये वारंटी जो टर्म यूज करी जा रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में करी जा रही है, लेट अस सी। एक चीज होती है कंडीशन, एक चीज होती है वारंटी। ये जो प्राइस वाली चीज मैंने आपको बताई है, ये आगे चल के हम रीड करने वाले हैं, जो मैं लाइन अभी बोल रही हूँ। कंडीशन क्या होती है पहले देख लेते हैं। कंडीशन एक ऐसी चीज, सपोजिवली आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 31st मार्च, सपोजिवली आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 31st मार्च, ठीक है, हाँ, गॉड फॉरबिडन ओके, तो ऐसे ले लेते हैं 31st जनवरी, ठीक है, आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 31st जनवरी supposedly, and I've ordered a lehenga which was supposed to be delivered on 29th January. I ordered a lehenga which was supposed to be delivered on 29th January. ठीक है, it is important. Why? Because 31st January is the wedding date, है ना।
अब होता क्या है, लहंगा इज नॉट डिलीवर्ड ऑन 31 जनवरी, लहंगा डिलीवर नहीं हुआ 31 जनवरी को, आ गया जी सपोजिबली 1 फरवरी को डिलीवर हो गया, ठीक है, 1 फरवरी को डिलीवर हो गया, तो क्या मुझे लहंगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज जिसके इधर उधर होने से, जैसे टाइमिंग के, डेट के इधर उधर होने से, यहाँ पे फॉर इन दिस केस पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वजूद खत्म हो जाए, ठीक है, पर्पस डिफीट हो जाए, उन सच के वो सारी चीजें हम कंडीशन की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली कंडीशन जब ब्रीच हो जाती है, कंडीशन क्या थी 29 को डिलीवरी, ज्यादा से ज्यादा 30 को हो जाती है ना, कंडीशन क्या थी 29 को डिलीवरी, कंडीशन वो जो थी वो पूरी नहीं हुई, तो हमने मान लिया ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया है। ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बाद क्या होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बाद एक पार्टी के पास दो राइट्स होते हैं, वो दो राइट्स क्या रहते हैं कि एक तो करेगा जी कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट, कि ये मैं नहीं करता परफॉर्म, ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, डैमेजेस, दूसरी चीज होती है डैमेजेस, ठीक है। अब यही अगर मैंने एक बैग भी मंगाया था साथ में लहंगे के, ठीक है, मैंने एक लहंगे के साथ एक बैग भी ऑर्डर करा था, लहंगा तो डिलीवर हो गया 29 को, बैग नहीं हुआ यार, ठीक है। तो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि क्या उस बैग के बिना गुजारा हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर वो उसको वारंटी की तरह ट्रीट करते हैं, आप पूरे के पूरे लहंगे का कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर पाओगे, अब आप क्या कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। तो टेक्निकली जब ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में सिर्फ एक चीज पॉसिबल होती है, वो होती है डैमेजेस मांगने, और ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में दो चीजें पॉसिबल होती है, डैमेजेस तो मांगेंगे ही मांगेंगे, डैमेजेस तो मांगेंगे ही मांगेंगे, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट भी करने का हक हम रखते हैं, ठीक है। यस, एक बार सेक्शन 11 की रीडिंग करो मेरे साथ। यस, जे पहला आ गया, टाइम किसी का व्याह पाना है कंडीशन, पर है देखो ना जे वो कंडीशन पूरी हो सकती, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਿਆ ਹੈ, ठीक है, वो तो पहला इट रीचेस यू, यहां से पॉसिबली आप देखो ना, ये सारी सिचुएशंस आर टोटली गोइंग टू डिपेंड ऑन एवरी फैक्चुअल केस, हो सकता है आप तैयार हो चुके हो, एनीथिंग लाइक दैट, हो सकता है आप अपने 2 दिन आपने इतना स्ट्रगल कर लिया है, आपकी शादी रात को है बट आपने 2 दिन इतना स्ट्रगल कर लिया कि लहंगा नहीं आया, लहंगा नहीं आया, इस चक्कर में आपने कोई और खरीद लिया है, देन व्हाट, ठीक है, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, दिस इज वेरी फैक्चुअल, आपको केस में जब आपको क्वेश्चन भी आएगा उसमें आपको फैक्ट्स प्रॉपर दिए गए होंगे, ठीक है, कि क्या ये चीज दिखने में तो क्या लग रहा है, दिखने में लग रहा है कंडीशन रिप्यूडिएट हुई है, पहली तारीख को डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू, क्वेश्चन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर दे वांटिंग फ्रॉम यू, ठीक है, सभी फैक्ट्स दिए गए होंगे, कुछ ऐसा वेग नहीं होगा कि रात की शादी सुबह आ गया, ऐसे नहीं होंगे क्वेश्चंस कभी, ठीक है। ओके, सेक्शन 11 देखिए प्लीज बैराक मेरे साथ, stipulation as to time, unless a different intention appears from the terms of the contract, please underline this, unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation is, stipulation का मतलब अगर देखा जाए ना, stipulation एक तरह की कंडीशन ही है, पर उसका एग्जैक्ट ये वाली कंडीशन नहीं, स्टिपुलेशन होती है यार शर्तें, ये वाली कंडीशन का वर्ड टर्म स्टिपुलेशन से रिप्लेसेबल सिनोनिमस नहीं है, ठीक है, दिस स्टिपुलेशन जनरली मींस एनी कंडीशन, ठीक है। Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be the essence of a contract of sale. ने क्या देखा, पैसे लेट भी आ जाएंगे ना तो हम मानते हैं पैसे का पेमेंट का टाइम इज नेवर द असेंस, दिस इज द जनरल रूल, लेकिन पहली बात क्या लिखी गई है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी टेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम मानते हैं कि जनरली जनरल रूल इज दिस कि पेमेंट ऑफ प्राइस
इज नॉट द असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर पेमेंट लेट भी हो जाती है तो आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानी जानी है, क्योंकि वो असेंस ही नहीं है यार। कंडीशन कब मानी जाती है ब्रीच? जब असेंस से पंगा लिया जाए, जब बहुत ही एसेंशियल चीज से पंगा लिया जाए। डेट ऑफ पेमेंट इधर उधर हो जाती है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, हाँ ठीक है। तो हम मानते हैं यार ये ब्रीच ऑफ क्या है, वारंटी, एंड नॉट द ब्रीच ऑफ कंडीशन। यहां तक पहले बताओ समझ आया है? लेकिन पहली जो लाइन है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखो यार तेरे पैसे आएंगे तो चीज बननी है, ठीक है, तुम्हारे पैसे आएंगे तो मैं अगला ऑर्डर प्लेस कर पाऊंगी, मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है। तो इन सच केसेस आपके पैसे नहीं आए, तो यहां पे तो पैसे एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, कि पैसे आएंगे तो अगली चीज ऑर्डर होगी, आपका ऑर्डर तभी डिलीवर होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें पैसा हैज बीन मेड द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन सच केसेस पैसा नहीं आता, उसमें पैसा सेंस बनाया गया था उसमें नहीं आता, तो ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन बन जाएगा। फिर जनरल रूल ये है, लेकिन इससे कॉन्ट्रेरी चीज बनाई जा सकती है। दिस इज व्हाट हैज बीन लिस्टेड एंड कोटेड इन दिस सेक्शन का फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ रादर, फर्स्ट लाइन। एंड लास्ट लाइन साथ ही देख लो, कुछ नहीं है इसके पल्ले। वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज ऑफ द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। उन्होंने बोला और भी कोई टाइम होते हैं, हाँ डिलीवरी का टाइम हो सकता है, ठीक है, या और कोई भी टाइम हो सकता है। देखो ना, टाइम सिर्फ पेमेंट ऑफ प्राइस का थोड़ी होता है, बहुत सारी चीजों के टाइम शेड्यूल्ड होते हैं। उन्होंने बोला बाकी चीजों के लिए जो टाइम होंगे, क्या वो सेंस होंगे या नहीं, इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। खत्म, ये लास्ट लाइन। इसका जनरल रूल हमने दे दिया, इसका हमने कोई जनरल रूल नहीं दिया बाकी चीजों के टाइम का। जो समझ आ रहा है? राजेंद्र पक्का, निखिल, एवरीवन, ठीक है। तो हमने बोला है कि यार हमने देखो आपको डिलीवरी का टाइम, सॉरी पेमेंट के प्राइस के पेमेंट का टाइम हमने बोल दिया जनरल रूल कि यार वो ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ही ट्रीट होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होती पेमेंट पैसे लेट भी आ गए तो। लेकिन बाकी चीजें लेट हो गई, टाइम इधर उधर हो गया, क्या वो असेंस है? इट विल टोटली डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। बात खत्म, ठीक है। चले आगे। मैंने आपको बोला सर्दी की स्वेटर डिलीवर कर देना, ठीक है, ऑब्वियस सर्दी के स्वेटर का स्वेटर डिलीवर कर देना, ठीक है। तो आप जब तो आप जब स्वेटर डिलीवर करते हैं, आप 1 दिसंबर की बजाय, मैंने आपको कोई डेट नहीं बताई है, ठीक है, ना मुझे कोई इवेंट पे जाना है, मुझे बस स्वेटर चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे चाहे पहली को कर दे, चाहे मुझे करें 10 को, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरी सेहत को कोई असर नहीं है, ना मेरे को ठंड लगी है, मेरे पास हैं कपड़े, ठीक है। द पॉइंट इज यहाँ पे कि क्या यहाँ पे टाइम जो है डिलीवरी का वो सेंस है? नहीं है। लेकिन यही अगर लहंगे से रिप्लेस कर दें वही एग्जांपल से, तो क्या टाइम ऑफ डिलीवरी सेंस है? हाँ जी है। Entirely dependent, time of other things is entirely dependent upon the facts and circumstances of each case. यहां तक डन है? 11 डन सेक्शन। कैन वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 12? प्लीज टू। हेडिंग पर लो, 11 की हेडिंग ही क्या थी? कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है। हमने पहला 11 देख लिया, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। 12 पे हम आ जाते हैं, कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, कंडीशन का ट्रीटमेंट कैसा होता है, वारंटी का ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू सी इन सेक्शन नंबर 12 एंड 13। आ जाओ। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or a warranty. कुछ नहीं है, चलें 12(1) कि यार वो कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है, कोई भी शर्त है जो वो कंडीशन की तरह भी हो सकती है, वारंटी की तरह भी हो सकती है। सेकंड, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वेयर हैज कंडीशन बीन डिफाइंड, वेयर इज वारंटी बीइंग डिफाइंड, प्री में आते ही आते हैं, ठीक है। तो 12(2) डिफाइंस कंडीशन, 12(3) डिफाइंस वारंटी, ठीक है, प्री में आते हैं। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives right to a right, कहां गया,
अच्छा राइज है, मैं तब रहते दो बार राइट कैसे है, हाँ। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये लाइन बोली गई है 12(2) में ये। ठीक है, आगे आ जाओ 12(3) पे। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, आपको कंडीशन तो समझ आ गया होगा, एसेंशियल, एसेंशियल वर्ड अंडरलाइन कर लो, और कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड भी हो गया अंडरलाइन। ठीक है, 12(3) पे आ जाओ निखिल, पक्का, ओके। A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract। यार पैरेलल चल रही है यार, ये एक ऐसी चीज है जो basically it takes a back seat, it is not as important, it is not the sense of the contract basically। ठीक है, a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages। ये ली, ये रहा, breach of which gives right to a claim for damages but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स को कि पूरा लहंगा भी ले जाओ क्योंकि बैग नहीं आया, है ना, ये नहीं कर सकते। रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं। कहां बताया गया? 12(3) में। क्या प्रीति? एवरीवन एल्स इज इट डन? कैन वी मूव अहेड प्लीज कम। 12(4) पे आ जाओ। 12(4) को डेफिनेटली मैं अकेले नहीं रीड करना चाहूंगी, मैं इसको सेक्शन 13 के साथ ही कैसे, मैं मानती हूं कि 12(4) और 13 का एक सेट है। ठीक है, हाउ, लेट अस सी। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty depends in each case on the construction of the contract। सीधी सी बात है, ये लाइन तो बड़ी सिंपल है कि यार एक चीज जो है वो कंडीशन है कि वारंटी है, डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट बनाया किस तरीके से गया है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है यहां तक तो। आगे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन पे आओ। अ स्टिपुलेशन, ये लाइन है इंपॉर्टेंट, मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन को पढ़ते हैं हम 13 के साथ, इसका मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला यार एक कंडीशन, एग्जाम्पल समझते हैं। जब लहंगा लेट आया था ना मेरे घर पे, ठीक है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं यार, मेरे भाई की शादी आ रही है, मैं रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने वो लहंगा एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने क्या करा है, मैंने कंडीशन को, ब्रीच ऑफ कंडीशन था यार, मैंने कंडीशन को किसकी तरह ट्रीट कर दिया है? वारंटी की तरह। और जैसे ही मैंने कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करा तो अब मतलब ये हो गया कि क्या मैं डैमेजेस मांग पाऊंगी? डैमेजेस तो मांग ही पाऊंगी ना यार, वारंटी में मांगते हैं। ठीक है, लेकिन क्या मैं रेप्यूडिएट कर पाऊंगी? नहीं यार, मैंने तो रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई करने का मतलब परफॉर्मेंस कर दी है मैंने। ठीक है, इफ एक्सेप्टेड आई कांट रिजेक्ट इट, नाउ आई कांट रेप्यूडिएट इट बिकॉज आई हैव ट्रीटेड द कंडीशन एज अ वारंटी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 12(4) की जो सेकेंड लाइन है, वी आर गोइंग टू रीड इट विद सेक्शन नंबर 13। आ जाओ, क्या हुआ, समझ आ रहा है? ओवरवेलमिंग तो नहीं लग रहा? अच्छा ठीक है। अ स्टिपुलेशन मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड वारंटी। खत्म, समझ आई इस एग्जांपल से? चल सकते हैं आगे। आगे सेक्शन 13 पे आ जाओ। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, इस लाइन की एक्सप्लेनेशन है। कब मानी जाती है कंडीशन का ट्रीटमेंट? आपको पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसा करके आता है कि एक कंडीशन वारंटी बन जाती है। मुझे क्वेश्चन वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आपको हिंदी में उसकी फ्रेमिंग दे रही हूं मैं। आप फ्रेम आप खुद कर सकते हैं, पेपर में देख के आपको पहचान आ जाएगी। क्वेश्चन पता कैसे था कि कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता, वो नहीं, एक कंडीशन वारंटी बन जाती है, ट्रू फॉल्स ऐसे करके था, वारंटी बन जाती है, ये क्वेश्चन था ऐसे करके, और ट्रू फॉल्स पूछा गया था। आंसर वाज फॉल्स। लेकिन अभी कह रहे हो आप कहोगे यार अभी तो आपने बताया कि कंडीशन वारंटी बन जाती है। ठीक है, पर मैं फॉल्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज अ वारंटी, शक्ल नहीं बदलती, ट्रीटमेंट बदलता है, ये था उसका आंसर। ठीक है, उसकी शक्ल कंडीशन में जैसी शक्ल है, कंडीशन की शक्ल वारंटी नहीं बनती है, लेकिन उसका हम उसके प्रति अपना बिहेवियर बदल लेते हैं, दैट इज इट। चले आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 13 पे। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट to any condition
To be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition. वेव कर दी कंडीशन, चाहिए ही नहीं, और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. इसका मतलब फर्क क्या हुआ? या वो सीधा डैमेजेस मांगे या वेव ऑफ कर दे, डैमेजेस भी नहीं मांगने, वेव ऑफ कर दिया, सब खत्म. या ट्रीटमेंट अलग तरह का करके, अलग तरह का कैसे, वारंटी की तरह ट्रीटमेंट करके डैमेजेस मांग ले. मान ले, है ना, उसको दो ऑप्शंस ने, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਫੜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ treat it as a warranty, claim damages from you and accept the lehenga. Done everyone? ठीक है. Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. Simple, easy. ठीक है. Let me see if there is any dictation so far. थोड़ा सा लिख लो प्लीज. नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं है कुछ, बहुत सारी चीजें, इसलिए तैयारी का टाइम नहीं लग रहा मुझे. आप दे रहे हो? आप भी दे रहे हो? आप भी दे रहे हो ना? आप दे रहे हो? आप दे रहे हो? आप दे रहे हो? अरे अच्छा, आप दे रहे हो? अच्छा, आप दे नहीं सकते ना. हाँ, आई डोंट नो. चलो, सेक्शन 11 के बारे में लिखें. 9-10 तो आपको समझ आ चुका है. सेक्शन 11 हेडिंग डाल लो, या सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग डालो कंडीशन एंड वारंटी, उसके नीचे लिखना सारा कुछ. मैंने आपको एक काम बोला था आप लोग को, जब मैं पहले लेक्चर लिया था, कि यार मुझे कुछ आप लोग याद दिलाएंगे रोज, कोई इडियम या कोई फ्रेज या कोई वर्ड इंग्लिश का, तो मैं आपको बता दिया करूंगी, वरना मुझे याद नहीं रहता. और आप लोग इतने ढीठ हो, आपको मेरे से भी ज्यादा भूलती है चीजें. मुझे प्लीज याद दिला दिया करो, ताकि मैं आपको कुछ एक वर्ड या कुछ दे पाऊं रोज के.
Am I audible now? नहीं? यार मुझे बता देना प्लीज, अभी कोई प्रॉब्लम, आप इफ द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स यू कैन टेक्स्ट मी. इट इज easier than to stay like very alert about the texts here. All right. तो मुझे एक चीज बता दो यार, अगर ग्रुप पे फोटो आ जाए तो चल जाएगा क्या काम? इट्स जस्ट अ पैराग्राफ, राइट? सिर्फ एक पैराग्राफ हुआ है छोटा सा, और कुछ नहीं पढ़ा हमने आगे. ठीक है, कितनी लाइनें छोड़वा दूं यार इनको? सो स्पेसिफिक, 9-10 लाइनें छोड़ दो. ठीक है, 9 लाइनें छोड़ देना इनके अकॉर्डिंग. ठीक है, दैट्स इट. ओके, आई एम सॉरी. कहाँ पे थे हम? और इन अदर वर्ड्स are so significant, or in other words are so significant to its very nature, to its very nature, that their non-performance, will be considered as breach of condition. As breach of condition, which gives, full stop मत डालना, condition which gives right to the buyer, which gives right to the buyer to repudiate the contract and claim damages. To repudiate the contract and claim damages. On the other hand, there might be certain terms. There might be certain terms which are not so vital. Which are not so vital. Vital is important. The performance of a contract. Performance of a contract, full stop. Hence, their breach amounts to the breach of a warranty. Their breach amounts to the breach of a warranty, wherein the buyer has no right to repudiate the contract, but has a right to claim damages. Next paragraph. Section 55 of Indian Contract Act. Section 55 of Indian Contract Act provides that Section 55 of Indian Contract Act provides that wherever parties have promised to do a certain thing, at or before a specified time, the contract becomes voidable
The contract becomes voidable if it was the intention of the parties that time should be the essence of the contract. That it was the intention of the parties that the time should be the essence of the contract. इस पैराग्राफ को पढ़ो और पूछो समझ नहीं आया कुछ तो. Essence of the contract, full stop. जो सेकंड पैराग्राफ है इसको एक बार रीडिंग दे दो फटाफट. सेकंड पैराग्राफ बस. Parties have promised to do certain things at or before a specified time, the contract becomes voidable. If it was the intention of the parties, the time should be. Make sense, everyone? ठीक है. अवॉइडेबल क्यों बना भाई? क्योंकि वॉइडेबल जब होता है तभी तो ऑप्शन होता है रिप्यूडिएट करने का. वॉइड हो गया तो ऑप्शन का बचेगा. वॉइडेबल है तो ऑप्शन है. वॉइडेबल, एबल वर्ड इसमें छुपा है. एबिलिटी है. किस चीज की एबिलिटी है? परफॉर्म करने की भी और ना करने की भी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हेडिंग डालो, एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 11 एंड 12. एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 11 एंड 12. आपका नाम बलकरन है ना? 1 घंटे से सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ उनका नाम एच से था कि जी से था. एच से था कि जी से. बस एच और जी घूमी जा रहा दिमाग में. एकदम से स्ट्राइक करा मुझे. हाँ हाँ, ऑनेस्टली दिमाग कुछ नहीं आया. एनीवे, सेक्शन 55 वाली बात रिपीट कर दूं. ये मैंने क्या लिखा है. इन्होंने बोला है देखो सेक्शन 55 क्या कह रहा है कि अगर पार्टीज ने कोई चीज किसी टाइम पे परफॉर्म करने की शर्त बात कंडीशन रखी है और वो नहीं करते उतने टाइम पे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. वॉइडेबल हो जाएगा मतलब पार्टीज के पास ऑप्शन हो जाएगा, यार इसको तो बोला था इतने टाइम पे करने के लिए, नहीं कर रहा, हम रिप्यूडिएट कर देते हैं. बस. ठीक है. हेडिंग डालिए एसेंशियल्स ऑफ 11 एंड 12. In order to be a condition, the failure of a term must affect the very nature of the contract, and on the other hand in case of warranty, the failure of a term might not affect the objective or purpose of the contract. Next paragraph. As per section 11, तो फास्ट तो नहीं लग रहा है? नॉर्मल पेस है ना यार? ठीक है. As per section 11, stipulation as to time of payment is deemed to be not of the essence of the contract, and the other terms providing for any time limit, whether are the essence of the contract or not,
depends upon the construction of the contract. Depends upon the construction of the contract. Next paragraph. As regards express conditions and warranties, as regards express conditions and warranties, comma, no particular form of words is necessary FORM, no particular form of words is necessary, and as for implied conditions and warranties, comma, provisions under section 14 to 17 are followed. उन्होंने क्या बोला यार, एक्सप्रेस कंडीशंस के लिए हमने नहीं बताया कि आपने कैसे बनानी है. हो सकता है हम कोई भी कंडीशन बना ले कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बनाते ना तो आपको सेक्शन 14 से 17 में कुछ इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज दी गई हैं. अगर आप चुप हो तो आपका लॉ बुक बोलेगी, वरना आप खुद बोल लो, ये बात. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. अंडर सेक्शन 13 the buyer is given an option to treat the breach of condition as breach of warranty. Full stop. In case of breach of condition by the seller, and in case of indivisible contract, comma, the buyer may waive off his right completely, or he may treat the contract as repudiated, and refuse to accept the goods. नेक्स्ट पैराग्राफ. जब आप देखो आधा हिस्सा हम रिप्यूटेड नहीं कर पा रहे, पूरा पूरा करना पड़ेगा, करते हैं तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है which cannot be segregated in parts. ठीक है, हम आधा कर देते हैं, आधा रहने देते हैं, उसे वाला. ठीक है, accept the goods. Next paragraph, please. The other option which is available to the buyer is to treat breach of condition as breach of warranty. पहला ऑप्शन क्या था, वेव ऑफ करना. दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रीटमेंट. ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, एंड ही मे जस्ट क्लेम डैमेजेस. However, in case a buyer has accepted any portion of the goods, in case the buyer has accepted any portion of the goods,
comma, then he does not have any option to repudiate the transaction and he must pay the price for the goods accepted. In such a case, the buyer may claim damages for any loss he has suffered. डैमेजेस तो फिर भी करेगा ना, डैमेजेस देखो, आप देखो ना यहाँ पे क्या होगा। अब आप कह रहे हो कंडीशन का ट्रीटमेंट हमने वारंटी की तरह कर लिया, ये बोला आपने? मतलब लहंगे के साथ बैग वाला एग्जांपल के साथ समझाओ मुझे। बैग वाला, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇजेस ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੈਕਟ in this case, है ना? टाइम supposedly फैक्ट्स के अकॉर्डिंग टाइम जो सेंस बना लिया सीगा, जे बना लिया, ठीक है। तो इस केस च जे उस टाइम ते चीज नहीं आई तो ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ यार ब्रीच ऑफ कंडीशन ਦਾ हो गया। देखो लेकिन क्योंकि चल एक दिन 2 घंटे पहला आ गई है या सवेरे आ गई है, चल मैनू ट्रीट कर लेनी वारंटी की तरह, मैं पा लांगी लहंगा। हाँ जी, हाँ एनीवे, लेकिन एग्जैक्टली बट द पॉइंट इज आप मेरा हक बन गया, आपकी गलती है। एग्जैक्टली मेरा तो हक बन गया ना, बिकॉज आपने तो गलती करी है। अब हक मेरा जो बन गया है, वो पैसे तो दे दो मुझे, जिसका पैसे का हक बना वो छोड़ेगा, उस बेसिस पे जाकर डैमेजेस क्लेम हो जाएंगे। डेफिनेटली ठीक है। अब देखो अगर मैं डाल भी लेगा, मेरा सफर तो क्या हुआ, मैं डाल लिया लेगा, ठीक है, बट आपके एंड पे तो गलती थी, एंड यू गोइंग टू पे कॉम्पेंसेट फॉर द मिस्टेक दैट यू मेड, सिंपल, ठीक है। You might have to if I ask for it. Done everyone? All right. आप प्लीज इसकी एक रीडिंग दे दो, तब तक देन आई मूव अहेड। फटाफट रीडिंग दे दो, नहीं, आप मन में दो, एक सेकंड में कुछ पढ़ रही हूँ, सॉरी, ठीक है। रोज क्लास ऐसे 7:05 7:10 तक तो जाती है, आज मैं 7 बजे छोड़ दूंगी, 7:03 पे, 7:02 पे। चलो ये पढ़ लो, बता दो, आगे से आगे कल कर लेंगे सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 13 के आगे जो भी है कंप्लीशन कल कर लेंगे, और 14 15 16 17 16 तो पे तो कल शायद हम जा पाए, कल हमने 14 खत्म करना है। अब देखो इतनी चीज सुन, इजी है ना, इंटरेस्टिंग है ना, बोरिंग तो नहीं है ना? पहले बोरिंग था, कुछ इरिटेटिंग था ना पहले, से यस था। एनीवे मेरी बात सुनो, हम कंडीशंस एंड वारंटीज का जो टॉपिक है उसको हम कल प्रोसीड कर देंगे। हाउ, अब होता क्या है कि कुछ कंडीशंस जो होंगी यार, हमारे को बैरक में इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज दी गई हैं, जो यार आप चुप भी रहोगे तो हमने तो मान लेनी है, वो चीजें हैं। तो कंडीशन जो है वो 14A में दी गई है, ठीक है, 15 में दी गई है, 16 में दी गई है, 17 में दी गई है। इंप्लाइड वारंटीज का दी गई है 14B में दी गई है और 14C में दी गई है।
ठीक है, ये वो है जो टेक्निकली आप नहीं भी बोल रहे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको चीज बेची, इंप्लाइड है कि श्रद्धा ही ओनर होगी तभी बेची है. ठीक है, मैंने आपको कोई चीज डिलीवर करी, इंप्लाइड है कि जो मैंने मांगा एग्जैक्टली वही मेरे पास आया होगा. मैंने आपको बोला जम्मू के राजमा, मुझे इंप्लाइड है कि आपने जम्मू के राजमा दिए होंगे. मैंने आपको बोला बनारसी सिल्क साड़ी, इंप्लाइड है कि बनारसी सिल्क साड़ी आई होगी. आपने मुझे कोई चीज दिखाई, मैंने देख के पसंद करी थी, इंप्लाइड है कि सैंपल से मैच करता आपको प्रोडक्ट मिलेगा. ये कुछ चीजें हैं जो इंप्लाइड हैं. ठीक है, इन सब चीजों के बेसिस पे हमारा सेक्शन का, हमारा जो सेक्शंस आने वाले हैं 14A, 15, 16 एंड 17 आने वाले हैं, वो इंप्लाइड कंडीशंस ये वाली हैं जो मैंने आपको भी कोट करी हैं. ठीक है, जिनको पढ़ेंगे कल. और उसके बाद इंप्लाइड वारंटीज कौन कौन सी हैं वो भी वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो. All right, everyone. Thank you very much. I'll see you guys tomorrow. Take care of yourselves. And yeah, please revise once. And I think you would not have any doubt, which still persists till tomorrow. All right. Thank you.